वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 35 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के। यह है टेस्ट नंबर 36। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषण मिशन में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार की परिकल्पना की गई है। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। बताइए कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से। देखिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला कुछ ज़्यादा ही दूर है। अभी 3 साल कम है, मतलब 2022 तक करना है, 25 तक नहीं। ठीक है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करके केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो कथन एक सही है, दो सही नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है। तो करेक्ट हो गया पहला। इसका उद्देश्य है स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन, जो बच्चों का कम वजन होता है उसको क्रमशः, जैसे स्टंटिंग को 2%, अल्प पोषण को 2%, एनीमिया को 3% और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को 2% कम करना है। ठीक है। देखा जाए तो सुधार करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है, न कि 2025 तक। एक प्रश्न पूछा होगा थंबनेल में इससे रिलेटेड, उसका उत्तर पता चल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए निसर्ग, अम्फान और निवार उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित हैं। भारत, चीन और यूएई उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या बताइए कौन सा करेक्ट है। अभी निवार पे एक प्रश्न कराया था। निवार एक चक्रवात है। निवार की वजह से हाल ही में तमिलनाडु में रेड अलर्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षति होने की संभावना तमिलनाडु को है, भारत के है। तो करेक्ट है निसर्ग, अम्फान, निवार, तीनों के तीनों न्यूज़ में है। पहला स्टेटमेंट उत्तरी हिंद महासागर से संबंध रखते हैं ये। भारत, यूएई उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चीन नहीं आता। इसके अलावा और 13 देश हैं, मतलब टोटल 13 देश हैं। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। तो देखिए चक्रवात निवार उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला इस वर्ष का चौथा चक्रवात है। इससे पहले आए 3 चक्रवात कौन कौन से हैं। चक्रवात गति नवंबर में सोमालिया में आया। चक्रवात अम्फान पूर्वी भारत में मई 2020 में आया। चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र में आया। तीनों न्यूज़ में थे और काफ़ी तबाही भी मचाई। देखिए उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य जो हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। तो चीन तो इसमें है नहीं, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पर पहले भी प्रश्न करा चुका हूँ। केंद्र प्रायोजित योजना है ये क्या। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य अनुदान के रूप में पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके कृषि को अनुपूरक बनाना है। और प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है क्या। देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। केंद्रीय प्रायोजित योजना मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है। इसी कथन के ऊपर पहले भी एलिमिनेट हुआ था ये सवाल। बाकी दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, अब मिनिस्ट्री भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है साल 2016 से। तो साल 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई थी, जिसे 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2016 से 20 की अवधि के लिए लागू किया जाना प्रस्तावित था। अगला वर्ष आता है 2017। तो 2017 में इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में पुनः नामित किया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया,
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और अंदर जो क्लॉज थे वो सेम थे। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, न कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि को अनुपूरक बनाना है। इसके तहत अनुदान की सहायता के रूप में पूंजीगत सब्सिडी पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन है, जो निवेशकों को बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक परियोजना और देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है। तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है, और तीसरा भी करेक्ट है, पहला गलत है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। समाचारों में रही है ब्रू जनजाति निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है ब्रू जनजाति? वेस्टर्न घाट में नहीं पाई जाती, अंडमान निकोबार में भी नहीं पाई जाती, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में नहीं ये पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत। तो देखिए, ब्रू समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समुदाय है जो कि मुख्य तौर पर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करते हैं। इस जनजातीय समूह को त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS के रूप में मान्यता दी गई है। ये क्या होता है, इस पर कई बार प्रश्न बनाया है। ब्रू समुदाय स्वयं को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है। इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत में बस गए थे। 16 जनवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों वे ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य मतलब उनके बीच सबके ब्रूड शरणार्थियों से जुड़ा एक चतुष्पक्षीय समझौता हुआ था, ठीक है। और हाल ही में इसी के चलते न्यूज़ में थी, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को लानीना कहा जाता है। अल नीनो एक शब्द छूट गया की उपस्थिति पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हाल ही में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए, पहली बात तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ एल नीनो होना चाहिए, ठीक है। जो ला नीना होता है उसकी उपस्थिति पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो यहाँ होना चाहिए ला नीना। मतलब एक तरह से इंटरचेंज होगा तो करेक्ट हो गया, फिलहाल दोनों के दोनों गलत हैं ये। और हाल ही में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा में कमी देखने को मिली है, बढ़ोतरी नहीं। तो सारे के सारे गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अपने को इसका आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ला नीना जो है मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के बड़े पैमाने पर शीतलन को संदर्भित करता है, जो उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे कि हवाओं, दबाव और वर्षा में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ला नीना है, ला नीना की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी वर्षा को बढ़ाती है, लेकिन पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो वो ला नीना है, ना कि एल नीनो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो था, हाल ही में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा में गिरावट देखने को मिली है, ना कि बढ़ोतरी। इसका आमतौर पर मौसम और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एल नीनो जो तथाकथित ला नीना, जैसे कि एल नीनो जो तथाकथित एल नीनो दक्षिणी दोलन का जो है गर्म चरण है। ये एल एक ही है, ठीक है, इसको एल कर देते हैं। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना अल नीनो कहा जाता है, ठीक है, को अल नीनो कहा जाता है। वहाँ ला नीना लिखा था, इसलिए गलत है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इसको। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? रूस, चीन, भारत या फिर नॉर्थ कोरिया? सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 450 किलोमीटर, रूस ने। तो देखिए, रूस ने आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को 450 किलोमीटर दूर मैक 8 से भी अधिक गति पर व्हाइट सी में लॉन्च किया गया। इससे पहले इसका एक और परीक्षण किया गया था जनवरी 2020 के शुरुआत में। इस मिसाइल का पहली बार
तो इसने जो है क्या किया था, 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित ज़मीनी लक्ष्य पर निशाना साधा था। ठीक है, अब इसका दूसरा परीक्षण में कितनी गई है, 450 किलोमीटर सफल। तो न्यूज़ में सिर कौन है आपको याद रखना है, रूस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व के जंगली बाघों की संख्या को 2 गुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ने हाल ही में बाघों की संख्या दोगुनी करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है। अभी कल या परसों के टेस्ट में तो था ये प्रश्न, स्टेटमेंट बदल दिए गए हैं, पूछने का तरीका बदल दिया गया है, हर तरह से तैयार रहिएगा। तो हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है TX2 अवार्ड। बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 14 से 18 के बीच सीधे दोगुना कर दिया उसने। TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व के जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की प्रतिबद्धता, वैश्विक प्रतिबद्धता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए TX2 अवार्ड एक वैश्विक पुरस्कार है जिसे वर्ष 2010 में रूस के पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन में बाघ संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि WWF, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम IUCN और ग्लोबल टाइगर फंड आदि द्वारा स्थापित किया गया था। TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व के जंगली बाघों की संख्या को 2 गुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। ठीक है, तो करेक्ट है पहला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्ष यानी 2014 से 18 में बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है, न कि बुक्सा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र ने भी इस दिशा में अपने प्रयासों के लिए कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ठीक है, तो TX2 अवार्ड किसको मिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है, मानस संरक्षण क्षेत्र असम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें 51% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी भारत सरकार की है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, न कि 51%। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 49% हिस्सेदारी है भारत सरकार की, 51% नहीं है। 51% हिस्सेदारी है किसकी, विदेशी और घरेलू निवेशकों की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सैन्य मामलों से संबंधित सजा के मामलों में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। सही है क्या, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक है। ठीक है, तो 2 मामले इसमें बनते हैं, सैन्य मामले और मृत्युदंड। ठीक है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखिए, सैन्य मामले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल और राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकते। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामले तक विस्तारित नहीं है। मतलब मृत्युदंड के मामले को जो है नकार नहीं सकते, मतलब माफ़ नहीं कर सकते राज्य के राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, गरिमा गृह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गरिमा गृह की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह होगा, कौन सा सही है, बिल्कुल गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय होगा। लेकिन क्या इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने की है या नीति आयोग ने की है,
इसी ने की है, दोनों के दोनों करेक्ट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह का उद्घाटन भी किया। गरिमा गृह की शुरुआत गुजरात के बड़ोदरा में की गई है और इसका संचालन लक्ष्या ट्रस्ट के सहयोग से किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। ठीक है। गरिमा गृह का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यह ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के क्षमता निर्माण यानी कौशल विकास के लिए भी सहायता प्रदान करेगा, जो उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। यही तो चाहिए। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना कम से कम एक बार। कमेंट किया कीजिए कि 10 में से आपको कितने सही हुए, 7 सही हुए या 5 सही हुए। कुछ ऐसे होंगे जिनके एक ही सही होगा, एक भी सही नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये 1 से 8 तक पहुंचेगा एक दिन। ठीक है, और 10 भी। धन्यवाद।